हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th की पाठ्यपुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 9वां है। यहां पर हम लोग औद्योगिक क्रांति का पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति की अवधारणा से हम पहले से ही परिचित हैं। हम लोगों ने इसे क्लास 9th की इतिहास की पुस्तक में, क्लास 10th की इतिहास की पुस्तक में पहले से पढ़ा हुआ है। हालांकि क्लास 9th और 10th में इसको हमने लघु रूप में पढ़ा था। अब क्लास 11th में इसको हम लोग विस्तार रूप में पढ़ेंगे। औद्योगिक क्रांति से आशय है कि जब उत्पादन की प्रक्रिया परंपरागत रूप से न होकर बड़े बड़े कारखानों में या बड़े बड़े उद्योग या धंधों का रूप लेने लगे, तो इस प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति के रूप में देखा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पुराने समय में जो भी उत्पादन होता था वो परंपरागत तरीके से होता था, यानी खास करके वहां पर लघु और कुटीर उद्योग होते थे और वो भी गांव में या कस्बों में होते थे। और उनमें जो काम करने वाले लोग हैं, उनमें काम करने वाले लोग भी काफी कम थे। खास करके कुछ 1 या 2 परिवार के लोग ही मिलकर उन्हें संचालित करते थे। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं था। बड़े बड़े उद्योगों में हजारों की संख्या में श्रमिक काम करते थे और ये किसी 1 या 2 परिवार से नहीं आते थे, बल्कि एक राज्य के भिन्न भिन्न इलाकों से ये लोग आकर यहाँ पर काम करते थे। तो इस वजह से अब जो प्रक्रिया हुई, इसको औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, औद्योगिक क्रांति की स्टार्टिंग ब्रिटेन से हुई है। तो ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ, उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। ये आपका पहला पॉइंट है। अब देखिए, इस क्रांति के ब्रिटेन में दूरगामी प्रभाव हुए। बाद में यूरोप के देशों और यूएसए में भी यही परिवर्तन हुए। और इन परिवर्तनों से ये देश ही प्रभावित नहीं हुए, बल्कि इससे समूचा विश्व, उसका समाज और वहां की अर्थव्यवस्था पर भी इससे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन में औद्योगिक विकास का यह चरण नई मशीनों और तकनीकियों से गहराई से जुड़ा है, क्योंकि यहां पर औद्योगिक क्रांति इसी से संबंधित है। जब नई मशीनों का, नई तकनीकों का विकास होता गया है, तो वैसे वैसे इस क्रांति में 4 चांद लग गए हैं। ब्रिटेन के उद्योगों में शक्ति के एक नए स्रोत के रूप में भाप का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। इसके प्रयोगों से जहाजों और रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन की गति अधिक तेज हो गई। एक कारण तो ये है। जिन आविष्कर्ताओं तथा व्यापारियों ने यह परिवर्तन लाने में योगदान दिया था, उनमें से बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से ना तो धनवान थे और ना ही वे बुनियादी विज्ञानों जैसे भौतिकी और रसायन में शिक्षित थे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो आविष्कार किए हैं, चाहे भाप इंजन का आविष्कार हो या फिर जो भी हथकरघा से संबंधित जो भी आविष्कार हुए, स्पिनिंग जेनी वगैरह के आविष्कार हुए, ये लोग बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं थे। ना ही इन्होंने प्रॉपर तरीके से फिजिक्स का अध्ययन किया था, ना ही केमिस्ट्री का अध्ययन किया था। लेकिन फिर भी कहते नहीं है, आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। तो उन्होंने इस बात का ध्यान में रखकर आविष्कार किए और आविष्कारों से पूरा का पूरा ब्रिटेन, और ब्रिटेन ही नहीं समूची दुनिया उससे प्रभावित हुई। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। आगे चलकर औद्योगिकरण की वजह से कुछ लोग तो समृद्ध हो गए, पर इसके प्रारंभिक दौर को लाखों लोगों के काम करने की खराब और बदतर रहन सहन की परिस्थितियों से जोड़ा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसके दोनों प्रभाव पड़े। यहाँ पर एक तरफ तो धन का संकेंद्रण होने लगा और दूसरी तरफ एक मजदूर वर्ग भी खड़ा हो गया, जो कि बहुत ज्यादा निर्धन और जिसकी स्थिति काफी ज्यादा दयनीय थी। इससे विरोध भड़क उठा। फलस्वरूप सरकार का कार्य करने की परिस्थितियों के नियंत्रण के लिए कानून बनाने पड़े। क्योंकि यहाँ पर क्या था, शुरुआत में जब फैक्ट्रियों में काम होने लगा, तो फैक्ट्रियों में शुरुआत में कोई कानून वगैरह नहीं बने थे। तो मनमाने ढंग से यहाँ के जो मालिक थे, मजदूरों से काम लेते थे 14-14 घंटे, 15-15 घंटे। और जो उनकी कार्य करने की दशाएं थी, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन बाद में जब मजदूरों ने अपना संगठन बनाया है, अपनी शक्ति को पहचाना है, तो फिर इस पर कानून भी बने हैं और मजदूरों को भी अधिकार दिए गए हैं। अब जैसे यहाँ पर आगे बताया गया, औद्योगिक क्रांति शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया है? औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों जैसे फ्रांस में जॉर्जेस मिसले और जर्मनी में फ्राइड्रिक एंजल्सन द्वारा किया गया। अंग्रेजी में शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री अर्नोल्ड टाइनबी द्वारा उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 और 1820 के बीच हुए थे। तो देखिए, यहां पर अब आप लोग सेकंड पॉइंट यहां पर नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे, अंग्रेजी में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री अर्नोल्ड टाइनबी द्वारा उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 और 1820 के बीच हुए थे। यहां तक बात स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहले किसने किया है? सबसे पहले
प्रयोग किया है टॉयनबी ने। तो देखिए टॉयनबी ने जो अपनी थ्योरी लिखी है इस थ्योरी पर भी काफ़ी लोगों ने समर्थन दिया है। तो बताया गया परिवर्ती इतिहासकार टी.एस. एस्टन, पॉल मंतू और एरिक हॉब्सबॉम मोटे तौर पर टॉयनबी के विचारों से सहमत थे। आगे लिखा हुआ 1780 के दशक से 1820 के दशक के दौरान कपास और लौह उद्योगों, कोयला खनन, सड़कों और नहरों के निर्माण और विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हुई और यही प्रगति जो है औद्योगिक क्रांति का एक कारक बनी। आगे बताया गया है कि औद्योगिक की स्टार्टिंग ब्रिटेन में ही क्यों हुई। तो इसके कुछ कारण बताए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला कारण तो यहाँ पर यह था कि 17वीं शताब्दी से ब्रिटेन जो है राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ और संतुलित रहा था। इसके जो तीनों हिस्से हैं इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन पर एक ही राजतंत्र यानी सम्राट का एक छत्र शासन रहा था। मतलब संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था थी, एक ही मुद्रा प्रणाली थी और एक ही बाजार व्यवस्था थी। और यहाँ की जो बाजार व्यवस्था थी उसमें स्थानीय प्राधिकरणों का कोई हस्तक्षेप नहीं था, यानी स्थानीय स्तर पर कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे जो कि वहां से गुजरने वाले व्यापारियों को परेशान करते या उनसे अतिरिक्त कर वसूलते। ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पर था ही नहीं। दूसरी बात यहाँ पर यह बताई गई 17वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ पर जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उस वस्तु विनिमय प्रणाली का स्थान मुद्रा विनिमय ने ले लिया। यानी अब यहाँ पर जो भी भुगतान होते थे वो मुद्रा के रूप में होते थे। लोगों को जो पेमेंट मिलते थे, लोगों को उनके द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती थी उनके बदले में उन्हें जो भुगतान किया जाता था वो अब मुद्रा के रूप में होने लगा। तो जब मजदूर मुद्रा के रूप में अपना वेतन पाने लगे हैं तो उनके पास अब क्रय शक्ति आ गई है, यानी नई चीज़ों को खरीदने की क्रय शक्ति आ गई है। अपने पास जो पैसा है उससे वो कुछ भी खरीद सकते हैं। तो यही कारण था कि यहाँ पर बाजार विकसित होने लगा है, बाजार डेवलप होने लगा है। तो यहाँ पर हम जो चीज़ें लिखी हुई हैं अब हम उनको नोट डाउन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए, औद्योगिकरण की शुरुआत ब्रिटेन में ही क्यों हुई। औद्योगिकरण की शुरुआत ब्रिटेन में ही क्यों हुई, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। तो यहां पर तीसरा पॉइंट यहां पर इसमें आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ब्रिटेन 17वीं शताब्दी से राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ एवं संतुलित रहा था और इसके तीनों हिस्सों यानी इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड पर एक ही राजतंत्र यानी सम्राट का एक छत्र शासन रहा था। इस कारण बाजार व्यवस्था में स्थानीय प्राधिकरणों का कोई हस्तक्षेप नहीं था। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरे का पहला सा पॉइंट अब आप लोग नोट डाउन करेंगे। 17वीं शताब्दी के अंत तक मुद्रा का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा था। इससे लोगों को अपनी आमदनी से खर्च करने के लिए अधिक विकल्प प्राप्त हो गए और वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार का विस्तार हो गया। यह आपका तीसरे का पहला सब पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए अगला कारण भी है। अगला कारण यह था कि इसी समय 18वीं शताब्दी के दौर में जो यहाँ के छोटे मोटे जो किसान थे या छोटे मोटे जो जमींदार थे, अब उन्होंने यहाँ की जो जमीनें थी वो हथियाना स्टार्ट कर दी हैं। तो यहाँ की जब जमीनों पर इन्होंने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है तो यहाँ से जो बेदखल हुए जो भी ग्रामीण वासी हैं वो शहरों की ओर भागने लगे हैं। तो जब वो लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं तो ऐसे करके शहरों में संकेंद्रण बढ़ने लगा, जनसंख्या का संकेंद्रण बढ़ने लगा है और उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला है। तो यहाँ पर भी बताया गया कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड एक बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजरा था जिसे बाद में कृषि क्रांति कहा गया। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने अपनी ही संपत्तियों के आसपास छोटे छोटे खेत खरीद लिए और गांव की सार्वजनिक जमीनों को घेर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी भू संपदाएं बना ली जिससे खाद्य उत्पादन की वृद्धि हुई और परिणाम स्वरूप जो भूमिहीन किसान हैं अब इनके पास जमीन है ही नहीं, तो अपने पशुओं को कैसे चराएं, अपने लिए कैसे खाद्यान्न उत्पादन करें, तो मजबूरी में इन्हें शहर जाना पड़ा है। यानी काम धंधे की तलाश के लिए ये मजबूर हो गए हैं और उनमें से अधिकांश लोग आसपास के शहरों में चले गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो यहां पर अब आप लोग तीसरे का सेकंड सब पॉइंट यहां पर नोट डाउन करेंगे। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में
हुई कृषि क्रांति ने बड़े जमींदारों, यानी ऐसे लिखना ना, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई कृषि क्रांति में बड़े जमींदारों ने अपनी ही संपत्तियों के आसपास छोटे छोटे खेत खरीद लिए और गांव की सार्वजनिक जमीनों को घेर लिया। इससे भूमिहीन किसानों को मजबूर होकर काम धंधों की तलाश में आसपास के शहरों में जाना पड़ा। ये आपका तीसरे का सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे करके आपके पास 3 रीजन आ गए कि भाई ब्रिटेन में ही औद्योगिकरण स्टार्ट क्यों हुआ, उसके 3 रीजन हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो बड़े अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे और अच्छे से लिख भी पाएंगे। अगली हेडिंग है आपकी शहर, व्यापार और वित्त। देखिए यहां पर आप लोग देखेंगे जैसे जैसे उद्योगों का विकास होता गया है वैसे वैसे शहरों की आबादी भी बढ़ती गई है। तो यहां पर बताया गया कि यूरोप के जिन 19 शहरों की आबादी सन 1750 से 1800 के बीच दोगुनी हो गई थी, उनमें से 11 जो थे ब्रिटेन में थे। और इन 11 शहरों में लंदन जो था वो सबसे बड़ा शहर था और ये देश के बाजारों का केंद्र भी था। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि लंदन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया, वो रीजन भी यहाँ बताए गए हैं। एक रीजन यहाँ पर यह है कि 18वीं शताब्दी तक आते आते भूमंडलीय व्यापार का जो केंद्र है वो इटली और फ्रांस के भूमध्यसागरीय पत्तनों से हटकर हॉलैंड और ब्रिटेन के अटलांटिक पत्तनों पर आ गया था। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि जितने भी ऋण यानी जितने भी कर्ज देने वाले संस्थान थे अब वो एम्स्टर्डम से लंदन शिफ्ट हो गए हैं। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर बैंकर्स वगैरह यहाँ पर जब आ गए हैं, इसकी वजह से लंदन ने एक अपनी महत्वपूर्ण ख्याति अर्जित कर ली है। साथ ही लंदन इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच स्थापित त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र भी ये बन गया। इसके अलावा अमेरिका और एशिया में व्यापार करने वाली जो प्रमुख कंपनियां हैं, इन्होंने भी अपने कार्यालय लंदन में स्थापित कर लिए। तो देखिए अब हम लोग चौथा पॉइंट यहां पर नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे आप यूरोप के जिन 19 शहरों की आबादी सन 1750 से 1800 के बीच दोगुनी हो गई थी, उनमें से 11 ब्रिटेन में थे। इसी में पहला सा पॉइंट, इन 11 शहरों में लंदन सबसे बड़ा था जो देश के बाजारों का केंद्र था। इसी में सेकंड सब पॉइंट, लंदन इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच स्थापित त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र भी बन गया। इसी का थर्ड सब पॉइंट, अमेरिका और एशिया में व्यापार करने वाली कंपनियों के कार्यालय भी लंदन में थे। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें और समझेंगे। इंग्लैंड में आपने वो सारे कारण तो पढ़ लिए औद्योगिकरण के लिए जो वहां पर आवश्यक थे, लेकिन कुछ और भी रीजन थे जिन पर यहां पर प्रकाश डालना बाकी रह गया है। चूंकि पूरा जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में जो है नदियां जो है बहुत अच्छी खासी हैं। प्राकृतिक संसाधन के रूप में नदियों ने यहाँ पर एक अहम भूमिका निभाई और यहाँ की जो नदियां हैं वो नौचालनी हैं, यानी उनमें नौका चालन कर सकते हैं। और यहाँ की जो नदियां समुद्र से जुड़ी हुई हैं, तो इस बात का एडवांटेज भी इन लोगों ने उठाया। क्योंकि इंग्लैंड की नदियों के सभी नौचालनीय भाग समुद्र से जुड़े हुए थे, इसलिए नदी पोतों के जरिए ढोया जाने वाला माल समुद्र तटीय जहाजों तक, जिन्हें तटपोत कहा जाता था, आसानी से ले जाया और सौंपा जा सकता था। इसकी वजह से क्या था, इसकी वजह से जो माल ढुलाई की लागत थी वो कम हो जाती थी। तो एक व्यापार का रीजन यहाँ पर यह भी था। इसके अलावा देश की वित्तीय प्रणाली का केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि 1694 में स्थापित हुआ, यह भी स्थापित हो गया था। 1784 तक इंग्लैंड में कुल मिलाकर 100 से अधिक प्रांतीय बैंक थे और अगले 10 वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर 3 गुना हो गई थी। आगे कुछ चीज और भी बताई गई हैं। अब जैसे बताया गया 1780 के दशक से 1850 के दशक तक ब्रिटेन में जो भी औद्योगिकरण हुआ उसके कुछ कारण ऊपर बताए जा चुके हैं। पहली बात तो यह है कि भाई गांव में जो कृषि क्रांति हुई है, इसमें जमींदारों ने अपने आसपास की जमीनों को हथिया लिया है या फिर छोटे छोटे किसानों की जमीनों को खरीद लिया है। उसकी वजह से जो लोग जिनके पास जमीन नहीं थी, वो जो भूमिहीन लोग हैं, वो शहरों की ओर उन्मुख हुए हैं। तो एक रीजन ये था, गाँव से आए अनेक गरीब लोग नगरों में काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। दूसरी बात ये थी, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए आवश्यक ऋण राशि यानी बैंकर्स वगैरह ये भी स्थापित हो गए थे। इसके अलावा परिवहन के लिए एक अच्छी व्यवस्था भी उपलब्ध थी। तो ये सब कारण जो है, इनकी वजह से ब्रिटेन में आर्थिक विकास बहुत तेजी से हुआ, औद्योगिक विकास बहुत तेजी से हुआ।
अब देखिए आगे के 2 पृष्ठों में आप क्या पढ़ेंगे, आगे के 2 नए जो पृष्ठ हैं उनमें आप 2 नए कारकों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो प्रौद्योगिकी परिवर्तन और दूसरा है नया परिवहन तंत्र यानी रेल मार्गों का विकास। इन 2 की वजह से भी औद्योगिकरण में काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख ली हैं, इसी में अब आप लोग 5वां पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। 4 पॉइंट आपने लिख लिए हैं, इसमें लिखेंगे क्योंकि इंग्लैंड की नदियों के सभी नौचालनीय भाग, ये चूंकि हटा देना, इंग्लैंड की नदियों के सभी नौचालनीय भाग समुद्र से जुड़े थे, इसलिए नदी पोतों के जरिए ढोया जाने वाला माल समुद्र तटीय जहाजों तक, जिन्हें तटपोत कहा जाता था, आसानी से ले जाया और सौंपा जा सकता था। इसी में पहला सब पॉइंट, देश की वित्तीय प्रणाली का केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड, ब्रैकेट में लिख लेना, 1694 में स्थापित था। यह आपका पांचवा का सब पॉइंट हो जाएगा। आगे आप 6वां पॉइंट यहां पर नोट डाउन करेंगे। छठवें पॉइंट में यहां पर अब आप लोग लिखेंगे 1780 के दशक से 1850 के दशक तक ब्रिटेन में औद्योगिकरण के प्रमुख कारण। तो इसमें पहला कारण यह है गांवों से नगरों में काम की तलाश में आए गरीब लोग। सेकंड कारण, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए आवश्यक ऋण राशि की उपलब्धता, या फिर ऐसे लिख लेना, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए आवश्यक ऋण राशि उपलब्ध कराने के लिए बैंक मौजूद थे। तीसरा कारण यहां पर आप लिखेंगे परिवहन के लिए एक अच्छी व्यवस्था उपलब्ध थी। तो 3 कारण यहां पर आप देख लेंगे, जिसकी वजह से आप समझ जाएंगे कि जो कि नगरीकरण के लिए काफी ज्यादा उत्तरदायी थे। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बताया गया कि 18वीं शताब्दी में कुल मिलाकर जो 26,000 आविष्कार हुए, उनमें से आधे से अधिक आविष्कार 1782 से 1800 तक की अवधि में ही हुए थे, और खास करके यूरोप के ब्रिटेन वाले जो रीजन है, ब्रिटेन वाले रीजन में मोस्टली हुए थे। अगली हेडिंग है कोयला और लोहा। कैसे इन 2 प्राकृतिक संसाधनों ने इंग्लैंड की जो कह सकते हैं इंग्लैंड की जो तस्वीर है वो कैसे बदल दी है, वो हम यहां पर जानेंगे। इंग्लैंड इस मामले में सौभाग्यशाली था कि वहां मशीनीकरण में काम आने वाली मुख्य सामग्रियां कोयला और लौह अयस्क बहुतायत में उपलब्ध थी। इसके अलावा वहां उद्योग में काम आने वाले अन्य खनिज जैसे सीसा, तांबा और रांगा ये भी खूब मिलते थे। लेकिन आगे बताया गया 18वीं शताब्दी तक वहां इस्तेमाल योग्य लोहे की कमी हो गई थी, और लोहा प्रगलन, यानी लोहा प्रगलन का मतलब क्या, लोहे को गलाने वाला जो प्रक्रिया थी उसमें वो लोग काठ कोयले का इस्तेमाल करते थे, यानी चारकोल का इस्तेमाल करते थे। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं चारकोल में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, तो चारकोल इतनी ज़्यादा हीट नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से अच्छी मात्रा में कोयला गलाया जा सके, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो बाद के समय में यहाँ पर कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया को बदल दिया है। अंततोगत्वा श्रोपशायर के एक डर्बी परिवार ने, जो स्वयं लौह उस्ताद थे, इस समस्या का हल निकाल लिया। इस परिवार की 3 पीढ़ियों ने, दादा, पिता और पुत्र, जो सभी अब्राहम डर्बी के नाम से पुकारे जाते थे, धातुकर्म उद्योग में क्रांति ला दी। इस क्रांति का प्रारंभ 1709 में प्रथम अब्राहम डर्बी द्वारा किए गए आविष्कार से हुआ। यानी इन्होंने धमन भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस का आविष्कार किया, और इसमें सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया। कोक का मतलब है पत्थर से निकाला हुआ कोयला, यानी कोक में उच्च ताप उत्पन्न करने की शक्ति थी, और वह पत्थर के कोयले से गंधक तथा अपद्रव्य निकालकर तैयार किया जाता था। जो कोकिंग कोक है उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती थी, जिसकी मदद से लोहे को आसानी से गलाया जा सकता था, और जब लोहा आसानी से गल सकता था तो उससे मनचाही आकृतियां, मनचाही जो भी डिजाइन है वो भी तैयार किए जा सकते थे, उत्पाद तैयार किए जा सकते थे। आगे बताया कि इन भट्टियों से जो पिघला हुआ लोहा निकलता था उससे पहले की अपेक्षा अधिक बढ़िया और लंबी ढलाई की जा सकती थी। यानी एक रीजन यहाँ पे, सबसे बड़ा रीजन ये था। तो हम लोग यहाँ पर सब चीज़ों को केवल मुंह जुबानी पढ़ते ही नहीं जाएंगे, बल्कि लिखेंगे भी। तो 7वां पॉइंट यहां पर अब आप लोग लिखेंगे, इंग्लैंड में मशीनीकरण में काम आने वाली मुख्य सामग्रियां कोयला और लौह अयस्क
बहुतायत से उपलब्ध थी। इसी में सब पॉइंट। इसके अलावा वहां उद्योग में काम आने वाले अन्य खनिज जैसे सीसा, तांबा और रांगा, टिन भी खूब मिलते थे। यानी कि इंग्लैंड जो था प्राकृतिक संसाधनों के मामले में काफी धनी था। अब यहां पर अब आप लोग 8वां पॉइंट यहां पर नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे 1709 में प्रथम अब्राहम डर्बी द्वारा धमन भट्टी का आविष्कार किया गया। 1709 में प्रथम अब्राहम डर्बी द्वारा धमन भट्टी का आविष्कार किया गया, जिसमें सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया गया। 1709 में प्रथम अब्राहम डर्बी द्वारा धमन भट्टी का आविष्कार किया गया था, जिसमें सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया गया। इसी में पहला सब पॉइंट, कोक में उच्च ताप उत्पन्न करने की शक्ति थी और वह कोयले से गंधक तथा अपद्रव्य निकालकर तैयार किया जाता था। यह 8 का पहला सब पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए, इनके बाद में जब धमन भट्टी इन्होंने आविष्कार कर दिया है, तो धमन भट्टी में आगे चलकर और भी कुछ संशोधन किए गए और उसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाया गया है। तो ये चीजें बताई गई हैं। द्वितीय डर्बी ने ढलवां लोहे से पिटवां लोहे का विकास किया, जो कम भंगुर था, यानी जो कम आसानी से टूट सकता था। हेनरी कोड ने आलोड़न भट्टी, जिसमें पिघले हुए लोहे में से अशुद्धि को दूर किया जा सकता है, और बेलन मिल, इसका आविष्कार किया। अब देखिए, चूंकि लोहे का इस्तेमाल अब बढ़ता चला गया है, क्योंकि लोहा आसानी से गलाया जा सकता है, आसानी से मनचाही उससे आकृतियां, मनचाही जो भी डिजाइन तैयार किए जा सकते हैं, तो लोहे का प्रयोग बढ़ने लगा है। चूंकि लोहे में टिकाऊपन अधिक था, इसलिए इसे मशीनें और रोजमर्रा की चीजें बनाने के लिए लकड़ी से बेहतर सामग्री माने जाने लगा। तो देखिए, हम लोग यहां पर 8वां पॉइंट, 8वें का सब पॉइंट लिख लिया है। 9वां पॉइंट यहां पर आप लिखेंगे, द्वितीय डर्बी ने ढलवां लोहे से पिटवां लोहे का विकास किया, जो कम भंगुर था। 9वें का पहला सब पॉइंट, हेनरी कोड ने आलोड़न भट्टी, पडलिंग फुरेंस और बेलन मिल का आविष्कार किया। ये 9वां पॉइंट और 9वें का सब पॉइंट हो जाएगा। अब जैसे आगे बताया गया कि 1770 के दशक में जॉन विल्किंसन ने सर्वप्रथम लोहे की कुर्सियां, आसब और शराब की भट्टियों के लिए टंकियां और लोहे की सभी आकार की नालियां यानी नलियां यानी कि पाइप वगैरह बनाई। 1779 में तृतीय डर्बी ने विश्व में पहला लोहे का पुल कोलब्रुकडेल में सेवन नदी पर बनाया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अब आप लोग 9वें का सेकंड सब पॉइंट यहां पर नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे 1779 में तृतीय डर्बी ने विश्व में पहला लोहे का पुल कोलब्रुकडेल में सेवर्न नदी पर बनाया। अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि पहला लोहे का पुल कहां बनाया गया, तो कोलब्रुकडेल में सेवर्न नदी पर यह पुल बनाया गया। मैं आपको इमेज में दिखा दे रहा हूं। ये आपका ये पुल यहां पर दिखाया गया है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो आपने यहां पर ये चीजें नोट डाउन कर ली हैं। अब देखिए, आगे कुछ चीजें और बताई गई हैं। जैसे बताया गया है, यह ब्रिटेन का सौभाग्य था कि वहां एक ही द्रोणी क्षेत्र में, एक ही बेसन में, यहां तक कि एक ही पट्टियों में उत्तम कोटि का कोकिंग कोयला और उच्च स्तर का लौह खनिज साथ साथ पाया जाता था, जैसा भारत में भी था। भारत में छोटा नागपुर पठार में दोनों चीजें एक साथ हैं, उसी तरह की स्थिति यहां पर भी थी। तो इसका भी इन्हें एडवांटेज मिला है। अब देखिए, यहां पर इंग्लैंड का मैप दिया हुआ है और इस मैप को आप देख पा रहे हैं कौन सा नगर कहां पर स्थित है। यहां बताएगा लौह और कोयला उत्पाद क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो यहां पर त्रिभुज बना हुआ है ब्लू में, तो वहां पर लोहा और कोयला उत्पाद क्षेत्र एक साथ हैं। जैसे लंदन है, ब्रिस्टल है, इधर आपका लिवरपूल, मैनचेस्टर, लीड्स यानी यॉर्कशायर। अक्सर करके लंदन का नाम पूछ लिया जाता है। लिवरपूल कहां पर पड़ता है ये भी आपको पता होना चाहिए। लिवरपूल पड़ता है पश्चिम में, लंदन पड़ता है दक्षिण पूर्व में। ठीक है, ये पता होना चाहिए कौन सा कहां पर पड़ता है। तो यही कुछ इनके प्रमुख नगर हैं जो कि अक्सर पूछ लिए जाते हैं। लंदन कहां है? दक्षिण पूर्व में पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए आगे कुछ चीज़ें और बताएंगे। चूंकि कोयला क्षेत्र समुद्र तट के पास ही थे, इसलिए जहाज निर्माण का कारोबार और नौ परिवहन का कारोबार ये भी खूब बढ़ा। ये भी इसमें भी काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। अब देखिए अगली हेडिंग है आपकी कपास की कटाई और बुनाई। अब देखिए ब्रिटेन के बारे में बताया गया, ब्रिटिश हमेशा ऊन और सन से कपड़ा बुना करते थे। 17वीं शताब्दी से इंग्लैंड भारत से बड़ी लागत पर सूती कपड़ों की गांठों का आयात करता था, लेकिन जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया है, तब से इंग्लैंड ने कपड़े के स्थान पर यहां से कच्चे माल का आयात करना स्टार्ट कर दिया, यानी कपास का आयात करना स्टार्ट कर दिया है और कपड़े की बुनाई अपने यहाँ स्टार्ट कर दी है। अब देखिए यहाँ कुछ चीज़ें और बताई गई। जैसे बताया गया प्रारंभिक वर्षों में जो यहाँ पर काम की गति थी, कपड़ा बुनाई की गति थी, काफ़ी ज़्यादा धीमी थी। उसका रीजन ये था क्योंकि जो कपास है, कपास से धागा तैयार करने की जो प्रक्रिया थी उसमें भी काफ़ी टाइम लगता था। तो यानी कपास से धागा काटने की जो प्रक्रिया थी उसमें काफ़ी टाइम लगता था। तो उतने टाइम में जो बुनकर होते थे उनको खाली बैठना पड़ता था। तो इस वजह से वहाँ पर जो शुरुआती दौर में आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो कपड़ा बुनाई की प्रक्रिया वो काफ़ी ज़्यादा धीमी थी। लेकिन जैसे ही जैसे मशीनों का आविष्कार होता गया है, इसमें तेजी आती गई है, यानी ये बहुत तीव्र गति से होने लगी है। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने 10वां पॉइंट यहाँ पर अब आप लोग नोट डाउन करेंगे। ब्रिटिश हमेशा ऊन और सन से कपड़ा बुना करते थे। इसी में सब पॉइंट 17वीं शताब्दी से इंग्लैंड भारत से बड़ी लागत पर सूती कपड़े की गांठों का आयात करता था। इसी में सेकंड सब पॉइंट भारत के हिस्सों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो जाने के बाद अब कपड़े के साथ साथ कच्चे कपास का आयात ब्रिटेन इंग्लैंड में होने लगा। 10 के आपने 2 सब पॉइंट यहां पे नोट डाउन कर लिए हैं। अब देखिए यहां पर एक दिखाया गया है, एक स्त्री दिखाई गई है। चित्र में एक स्त्री को खतरनाक स्थिति में अपने पांवों से ट्रेडमिल यानी पांव चक्की चलाते हुए दिखाया गया है। अब देखिए कुछ चीजें जो आविष्कार किए गए उनके बारे में बताया गया, जैसे उड़नतुरी करघे। इसका आविष्कार जॉन की ने इसके द्वारा बनाए हुए 1733 में बनाए गए फ्लाइंग शटल लूम यानी उड़नतुरी करघे की सहायता से कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना संभव हो गया। जेम्स हरग्रीव्स, इनके बारे में आपने 10th में भी पढ़ा है। इनके द्वारा 1765 में बनाई गई कताई मशीन स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन थी जिसमें एक अकेला व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था, और इसका विरोध भी उस समय जबरदस्त हुआ था। वहां की जो महिलाएं हैं, महिलाओं ने इस मशीन में काफी तोड़फोड़ भी की थी ताकि उनकी नौकरी ना जा पाए। रिचर्ड ऑर्कराइट, इनके द्वारा 1769 में आविष्कृत वाटर फ्रेम नाम की मशीन द्वारा पहले से कहीं अधिक मजबूत धागा बनाया जाने लगा। म्यूल एक ऐसी मशीन का उपनाम था जो 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा बनाई गई थी। इससे कटा हुआ धागा बहुत मजबूत और बढ़िया होता था। तो यहां पर कुछ आविष्कार हैं जिनके बारे में जिक्र किया गया है। एडमंड कार्टराइट द्वारा 1787 में पावर लूम शक्ति चालित करघे के आविष्कार के साथ समाप्त हो गया। यानी पावर लूम का जो आविष्कार है, पावर लूम के आविष्कार के साथ जो हाथ से कपड़ा बुनने की प्रक्रिया थी वो समाप्त हो गई है। पावर लूम को चलाना बहुत आसान था। जब भी धागा टूटता वह अपने आप काम करना बंद कर देता था और इससे किसी भी तरह के धागे से बुनाई की जा सकती थी। ये सब चीजें बताई यहाँ गई हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, नोट करके ये चीजें लिख लेंगे जिससे आपको इनके आविष्कारकों का नाम पता चल जाए। उड़नतुरी करघे का आविष्कार जॉन के द्वारा 1733 में। डैश लाइन लेना, इसकी सहायता से कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना संभव हो गया। नोट 2 में जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1765 में बनाई गई कताई मशीन जिस पर एक अकेला व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था। नोट 3 में रिचर्ड आर्कराइट द्वारा 1769 में आविष्कृत वाटर फ्रेम मशीन द्वारा पहले से कहीं अधिक मजबूत धागा बनाया जाने लगा। नोट 4 में
म्यूल एक ऐसी मशीन का उपनाम था जो 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा बनाई गई और इससे कता हुआ धागा बहुत मजबूत और बढ़िया होता था। नोट 5 में एडमंड कार्टराइट द्वारा 1787 में पावरलूम यानी शक्ति चालित करघे का आविष्कार हुआ या किया। एडमंड कार्टराइट द्वारा, या ऐसे लिख लेना, एडमंड कार्टराइट ने 1787 में पावरलूम यानी शक्ति चालित करघे का आविष्कार किया। तो आप चाहें तो इनके आविष्कारकों के नाम ही केवल लिख लें, यानी जो जो आविष्कार हैं उनके आगे डैश लगा के आविष्कारकों के नाम लिख सकते हैं, और शॉर्ट करना चाहें तो और शॉर्ट हो जाएगा, ये आपकी मर्जी है। अगर आप भूल जाएं कि स्पिनिंग जेनी का क्या काम है, उड़न तुरी करघे का क्या रोल था, या म्यूल जो मशीन थी उसका मतलब क्या एडवांटेज था, अगर आप ये चीज़ें भूल जाएं, कॉमन सी चीज़ें भूल जाएं, तो आप लिख लें विशेषता क्या थी, स्पिनिंग जेनी की विशेषता क्या थी। कहीं एग्जाम में ऐसा ना हो स्पिनिंग जेनी की विशेषता में, जो स्पिनिंग जेनी की विशेषता है वो आप उड़न तुरी करघे में लिखाएं, उड़न तुरी करघे की जो विशेषता है स्पिनिंग जेनी में लिखाएं, तो ऐसे में एग्जामिनर आपको पकड़ लेगा, क्योंकि स्पिनिंग जेनी कई बार पूछी गई है। तो ये चीज़ें चाहें तो आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं और भी शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पर, चाहें तो जो मशीनें हैं उनकी विशेषताएं भी लिख सकते हैं। दोनों विकल्प मैंने आपको दे दिए हैं। अब देखिए यहाँ कुछ चीज़ें और भी बताई गई हैं। यहाँ बताया गया 1780 के दशक से कपास उद्योग कई रूपों में ब्रिटिश औद्योगिकरण का प्रतीक बन गया, और इस उद्योग की 2 प्रमुख विशेषताएं भी थी। पहली विशेषता ये थी, कच्चे माल के रूप में आवश्यक कपास संपूर्ण रूप से आयात करना पड़ता था, यानी ब्रिटेन में कपास नहीं होता था। इस संपूर्ण प्रक्रिया के लिए इंग्लैंड के पास अपने उपनिवेश होना जरूरी था, यानी उपनिवेश का मतलब क्या था, जहां पर ये अपनी कॉलोनी स्थापित कर सकें और वहां से संसाधनों का दोहन करके अपने इंग्लैंड तक या अपने देश तक ये पहुंचा सकें, और फिर से पुनः प्रसंस्कृत करके उन्हीं संसाधनों को अपने उपनिवेश देशों में ये बेच सकें। तो एक तो ये आवश्यकता थी इनकी। दूसरी यहां बताई गई है, यह उद्योग प्रमुख रूप से कारखानों में काम करने वाली स्त्रियों तथा बच्चों पर बहुत ज्यादा निर्भर था। ये कारण यहां पर ये भी था, यानी कि इसकी वजह से यह है कि औद्योगिकरण की प्रारंभिक काल की जो तस्वीरें काफी घिनौनी है, क्योंकि प्रारंभिक औद्योगिकरण के दौर में किसी भी प्रकार के कानून नहीं थे जो वर्कर्स की कंडीशन को सुधारते या वर्कर्स के हित में आवाज उठाते। तो शुरुआती दौर में वर्कर्स का यानी मजदूरों का काफी ज्यादा शोषण हुआ, यह भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब अगली आपकी हेडिंग है भाप की शक्ति। भाप की शक्ति के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। अब जैसे बताया गया है कि यहाँ शुरुआती दौर में क्या था, शुरुआती दौर में यहाँ पर जो जल ऊर्जा है, द्रव चालित शक्ति है, उसका इस्तेमाल होता था। अब देखिए द्रव चालित शक्ति की भी कुछ सीमाएं थी। पहली सीमा ये थी कि ये केवल कुछ सीजन में ही उपलब्ध होता था, यानी जो जल शक्ति है कुछ सीजन में ही उपलब्ध होती थी। जैसे कुछ खास मौसमों में जल उपलब्ध है, कुछ खास मौसमों में जल जम गया तो ये जल शक्ति नहीं मिल पा रही है, तो इसकी सीमाएं थी। भाप की शक्ति उच्च तापमानों पर दबाव पैदा करती थी, जिससे अनेक प्रकार की मशीनें चलाई जा सकती थी। एक रीजन यहाँ पर ये भी था। भाप की शक्ति ऊर्जा का अकेला ऐसा स्रोत था जो मशीनरी बनाने के लिए भी भरोसेमंद और कम खर्चीला था। भाई जल शक्ति की तुलना में कम खर्चीला है और पूरे साल के 12 महीने तैयार है, तो इससे बेटर क्या होगा। तो यहां पर अब आप लोग 11वां पॉइंट यहां पर लिखेंगे। यहां पर अभी 11वां पॉइंट मत लिखिए, यहां पर इसके आविष्कार का नाम ही लिखिए। ये चीजें तो आप कॉमन सी बातें बता देंगे। अब देखिए यहां पर बताया गया भाप की जो शक्ति है इसका इस्तेमाल सबसे पहले कहां किया गया। भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम खनन उद्योगों में किया गया। जब कोयले और धातुओं की मांग बढ़ी तो उन्हें और भी अधिक गहरी खानों में से निकालने के प्रयासों में तेजी हुई। खानों में अचानक पानी भर जाने की एक गंभीर समस्या थी और थॉमस सेवरी ने खानों से पानी बाहर निकालने के लिए 1998 में माइनर्स फ्रेंड यानी खनक मित्र नामक एक भाप के इंजन का मॉडल बनाया। हालांकि सक्सेसफुल नहीं हुआ। इंजन छिछली गहराइयों में धीरे धीरे काम करते थे और अधिक दबाव होने की वजह से इनका जो बॉयलर है ये फट जाता था। इसकी वजह से काफी ज्यादा दुर्घटना होती थी और काफी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। अगला एक भाप का इंजन है 1712 में थॉमस न्यूकामैन द्वारा बनाया गया। इसकी भी कुछ सीमाएं थी, यानी यहां बताया गया इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि संघनन बेलन के लगातार ठंडा होते रहने से इसकी ऊर्जा खत्म होती रहती थी। तो शुरुआत में ऐसा नहीं है, जेम्स वाट ने पहला प्रयोग किया था, जेम्स वाट से पहले भी लोगों ने प्रयोग किए थे लेकिन वो सफल नहीं रहे थे। तो यहां पर अब आप लोग लिखेंगे 11वां पॉइंट, इसमें लिखेंगे भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम खनन उद्योगों में किया गया। इसी में पहला सब पॉइंट, थॉमस सेवरी ने खानों से पानी बाहर निकालने के लिए 1698 में माइनर्स फ्रेंड
नामक एक भाप के इंजन का मॉडल बनाया। ध्यान देना, मॉडल बनाया है, ये इंजन का मॉडल तैयार किया है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन नहीं हुआ है, केवल मॉडल बनाया और मॉडल भी सक्सेसफुल नहीं रहा है। अब देखिए यहां पर आगे चलकर बताया गया है कि भाप के इंजन का इस्तेमाल 1769 तक केवल कोयले की खानों तक में ही होता रहा, जब जेम्स वाट ने इसका एक और प्रयोग खोज निकाला। वाट ने एक ऐसी मशीन विकसित की जिससे भाप का इंजन केवल एक साधारण पंप की बजाय प्राइम मूवर यानी प्रमुख चालक के रूप में काम देने लगा, जिससे कारखानों में शक्ति चालित मशीनों को ऊर्जा भी मिलने लगी। आगे बताया गया कि धनी निर्माता मैथ्यू बोल्टन की सहायता से वाट ने 1775 में बर्मिंघम में सोहो फाउंड्री का निर्माण किया और इस फाउंड्री से वाट के स्टीम इंजन बराबर बढ़ती हुई संख्या में बनकर निकलने लगे। यानी भाप का इंजन जो बनाया था इन्होंने, ऊपर जो व्यक्ति दिए हुए हैं जिनका नाम है थॉमस एवरी, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था और उसका काम भी काफ़ी सीमित था। उसका काम इतना ही था, केवल और केवल जो खान है, खान के अंदर से पानी बाहर निकालना है, उसका काम सिर्फ इतना था। लेकिन बाद में जेम्स वाट ने क्या किया है, इसमें थोड़ा और सुधार किया है और अब यहाँ पर इसको विकसित करके एक साधारण पंप की बजाय इसको प्राइम मूवर यानी कि एक चालक के रूप में, इसको शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। ये इन्होंने सुधार किया है। तो यहां पर अब आप लोग लिखेंगे इसी में सेकंड सब पॉइंट, 11 का सेकंड सब पॉइंट, भाप के इंजन का इस्तेमाल 1769 तक केवल कोयले की खानों में होता रहा, जब जेम्स वाट ने इसका एक और प्रयोग खोज निकाला। इसी में थर्ड सब पॉइंट, वाट ने एक ऐसी मशीन विकसित की जिससे भाप का इंजन केवल एक साधारण पंप की बजाय एक प्राइम मूवर के रूप में काम देने लगा। ये 11 का थर्ड सब पॉइंट है। अब देखिए ये जो बात बताई गई, इसने अपनी एक फैक्ट्री खोली है, इसको आप नोट करके लिख लीजिए, नोट में डाल के। एक धनी निर्माता मैथ्यू बोल्टन की सहायता से वाट ने 1775 में बर्मिंघम में सोहो फाउंड्री का निर्माण किया, जिससे वाट के स्टीम इंजन बराबर बढ़ती हुई संख्या में बनकर निकलने लगे। ये नोट करके आप लिख लेना। और कहीं पूछा जाए सोहो फाउंड्री की स्थापना किसने की, जेम्स वाट ने अपने एक धनी निर्माता मैथ्यू बोल्टन की सहायता से की है। अब देखिए वाट के कोई एक आविष्कार नहीं है, नहीं, वाट के आविष्कार भाप के इंजन तक ही सीमित नहीं थे। उसने दस्तावेजों की नकल तैयार करने के लिए एक रासायनिक प्रक्रिया का भी आविष्कार किया। उसने नापने की एक प्रमुख इकाई भी बनाई जो पुराने सर्वत्र शक्ति स्रोत घोड़े की शक्ति के साथ यांत्रिक शक्ति की तुलना पर आधारित थी। देखिए यहाँ पर आप ध्यान देना, जैसे अपने भारत में प्राचीन समय से ही बैलों का प्रयोग होता है। यानी हमारे यहाँ जो भी कृषि कार्य है या फिर अन्य प्रकार के जो कार्य होते थे, जैसे कोलू से तेल निकालने का काम है, तो कोलू का बैल आपने मुहावरा भी सुना होगा। तो ये सब जो हमारे यहाँ काम होते थे उनमें बैलों का प्रयोग होता था। अब चूंकि घोड़ा जो है, घोड़ा अपने भारतीय मूल का नहीं है, घोड़ा जो है आपके यूरोपीय मूल का है, तो यहाँ पर जितने भी काम होते थे उसमें घोड़े का इस्तेमाल होता था। जितने भी यहाँ पर जो काम, श्रम के काम होते थे उसमें घोड़े का इस्तेमाल होता था। तो इस वजह से इन्होंने एक ऐसा साधन निकाला है जिससे शक्ति को मापा जा सके। तो वाट की माप इकाई यानी कि अश्व शक्ति एक घोड़े की 1 मिनट में 1 फुट तक 33,000 पाउंड तक वजन उठाने की क्षमता के समकक्ष थी। तो वाट ने अश्व शक्ति का भी आविष्कार किया। ये प्रश्न आप इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। आप इसे नोट करके यहां पर लिख लीजिए। इसमें आप लिखेंगे वाट की माप इकाई यानी अश्व शक्ति एक घोड़े की 1 मिनट में 1 फुट तक 33,000 पाउंड वजन उठाने की क्षमता के समकक्ष थी। यानी कि जो हॉर्स पावर है, अश्व शक्ति है, अश्व शक्ति का जो मापन तैयार किया है वो जेम्स वाट ने ही तैयार किया है। यहां तक बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कुछ चीजें और बताई गई हैं। 1840 में स्थिति यह थी कि ब्रिटेन में बने भाप के इंजन ही संपूर्ण यूरोप में आवश्यक ऊर्जा की 70% से अधिक अश्व शक्ति का उत्पादन कर रहे थे।
इतनी ज़्यादा स्थिति यहाँ पर बताई गई है। तो आपने यहाँ पर 11वां पॉइंट यहाँ पर लिख लिया है। 12वां पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। अगली हेडिंग अब आपकी है नहरें और रेलें। नहर और रेल ने किस तरह से यहाँ पर औद्योगिकरण में योगदान दिया है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो बताया गया कि प्रारंभ में नहरें जो होती हैं वो कोयले को शहरों तक ले जाने के लिए बनाई गई। कोयला जो था यहाँ पर औद्योगिक ऊर्जा के लिए, शहरों में घर गर्म करने के लिए, उनमें रोशनी करने के लिए कोयले की मांग बराबर बढ़ती रही। इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कैनाल 1761 में जेम्स ब्रिंडली द्वारा बनाई गई। इसका प्रयोजन केवल यही था कि जिसके जरिए वर्सले कि कोयला भंडारों से शहर तक कोयला ले जाया जाए। इसका केवल प्रयोजन इतना ही था। तो यहां पर अब आप लोग 12वां पॉइंट यहां पर लिखेंगे। इसमें लिखेंगे प्रारंभ में नहरें कोयले को शहरों तक ले जाने के लिए बनाई गई। इसी में सब पॉइंट। इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कैनाल 1761 में जेम्स ब्रिंडली द्वारा बनाई गई। ये 12 का पहला सब पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए नहरों के बारे में कुछ चीजें और बताई गई हैं कि नहरें आमतौर पर बड़े बड़े जमींदारों द्वारा अपनी जमीनों पर स्थित खानों, खदानों या जंगलों के मूल्य को बढ़ाने के लिए बनाई जाती थी, क्योंकि इनके आसपास जो खाने खदानें होती थी उनका मूल्य बढ़ जाता था। क्योंकि जैसे जैसे माल, वही आपने देखा भी होगा, जब कोई हाईवे वगैरह निकलता है तो हाईवे में जिसकी जमीन चली जाती है उसको तो एक बार ही मुआवजा मिलता है, लेकिन जिन लोगों की जमीन हाईवे के किनारे आ जाती है उनकी तो लाइफ बन जाती है। ये बात आप लोग जानते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पर थी। इन लोगों ने, जो स्थानीय जमींदार वगैरह थे, इन्होंने अपनी खुद की नहरें निकलवाना स्टार्ट कर दिया ताकि कैसे भी व्यापार बढ़े। जब यहाँ से जहाज गुजरेंगे तो इनकी जो खदानें हैं या खाने इनकी यहाँ पर लगी हुई हैं उनको भी लाभ होगा, उनका भी माल यहाँ पर आने जाने वाले जो जहाज हैं वो इनसे खरीद पाएंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पर हुई कि नहरें आमतौर पर बड़े बड़े जमींदारों द्वारा अपनी जमीनों पर स्थित खानों, खदानों या जंगलों के मूल्य को बढ़ाने के लिए बनाई जाती थी। बर्मिंघम शहर का विकास केवल इसलिए तेजी से हुआ क्योंकि वह लंदन, ब्रिस्टल चैनल और मर्सी तथा हम्बर नदियों के साथ जुड़ने वाली नहर प्रणालियों के मध्य में स्थित था। एक उदाहरण यहां पर दिया गया है। 1788 से 96 तक की जो स्थिति है वो उसे नहरोन्माद, एक कैनाल मानिया के नाम से पुकारा जाता है। ये बात यहां बताई गई है। देखिए हमने 12 का पहला सब पॉइंट यहां पर नोट कर लिया है। 12 का सेकंड सब पॉइंट यहां पर नोट डाउन आप करेंगे। इसमें लिखेंगे नहरें आमतौर पर बड़े बड़े जमींदारों द्वारा अपनी जमीनों पर स्थित खानों, खदानों या जंगलों के मूल्य को बढ़ाने के लिए बनाई जाती थी। इसी में अगला सब पॉइंट, थर्ड सब पॉइंट, 1788 से 1796 तक की नहरोन्माद यानी कैनाल मानिया के नाम से पुकारे जाने वाली अवधि में 46 नई परियोजनाएं हाथ में ली गई। या फिर वाली अवधि में अनेक नहरें बनाई गई, ऐसे लिख लेना आप। अनेक नहरें बनाई गई। आप संख्या क्यों लिखें, आप लिख देना अनेक नहरें बनाई गई। नहरोन्माद का मतलब यही है कि अनेक नहरें बनाई गई होंगी। बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आपने नहरों के बारे में पढ़ लिया। अब भाप के इंजन की बात करते हैं। अब देखिए भाप का जो इंजन था वो तो उन्होंने बना दिया जेम्स वाट ने सुधार करके, लेकिन भाप का जो रेल इंजन है उसका आविष्कार स्टीफेंसन ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है और जीके का प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। तो यहां पर अब आपका 13वां पॉइंट आएगा। इसमें आप लिखेंगे पहला भाप से चलने वाला रेल का इंजन स्टीफेंसन का रॉकेट 1814 में बना। अब देखिए इन्होंने जब पहला भाप का रेल इंजन बना दिया स्टीफेंसन ने, उसका परिणाम क्या हुआ? अब रेलगाड़ियां जो है परिवहन का एक नया साधन बन गई हैं और ये वर्ष भर उपलब्ध रहती हैं, सस्ती भी हैं, तेज भी हैं और ये माल और यात्री दोनों इनमें ढोए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इन्होंने इंजन बनाया है, इस इंजन में एक साथ दो आविष्कार सम्मिलित थे। कौन कौन से आविष्कार सम्मिलित थे? पहला आविष्कार यह था लोहे की पटरी, जिसने 1760 के दशक में लकड़ी की पटरी का स्थान ले लिया। दूसरी बात यह थी कि भाप के इंजन द्वारा इस लोहे की पटरी पर रेल के डिब्बों की खिंचाई होने लगी। देखिए पहले क्या होता था, पहले भी यहाँ पे पटरियां पड़ी हुई थी, लेकिन उन पटरियों पर घोड़ा गाड़ी दौड़ती थी, यानी वहां पर इंजन के स्थान पर घोड़े जो होते थे वो ट्रॉली को खींचते थे। लेकिन अब यहाँ पे चेंजेस आया है। अब चेंजेस ये हुआ है कि लकड़ी की जो पटरी है, तो लकड़ी की पटरी के स्थान पर लोहे की पटरी आ गई है और अब घोड़े के स्थान पर भाप के इंजन लग गए हैं और भाप के इंजन रेल के डिब्बों को खींचने लगे हैं। तो एक आविष्कार में यहाँ पे दो आविष्कार जुड़े हुए थे, ये बात यहाँ पे बताई गई है।
रेलवे के आविष्कार के साथ औद्योगिकरण की संपूर्ण प्रक्रिया ने दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया। 1801 में रिचर्ड ट्रेवेथिक ने एक इंजन का निर्माण किया जिसे पफिंग डेविल यानी कि फुफकारने वाला दानव कहते थे। यानी कहने का मतलब क्या था, इसकी क्षमता कुछ ज्यादा थी। 1814 में एक रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन ने एक रेल इंजन बनाया जिसे ब्लचर यानी कि ब्लचर कहा जाता था। यानी जो इंजन यहाँ पे बात हुई है रॉकेट, ठीक है, ये वही इंजन है ब्लचर नाम से। सर्वप्रथम 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहरों के बीच 9 मील लंबा रेल मार्ग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे में रेल द्वारा तय किया गया। देखिए ये यहाँ पर आपका फैक्ट है, यानी स्टीफेंसन ने इंजन बनाया, ये तो आपने देख लिया, लेकिन सबसे पहले जो रेल लाइन पड़ी है और जिन रेल लाइनों के बीच में यहाँ पर जो इंजन चला है वो भी आप लिख लीजिए। तो 13 का पहला सब पॉइंट आएगा कि सर्वप्रथम 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहरों के बीच 9 मील लंबा रेल मार्ग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे में रेल द्वारा तय किया गया। तो ये फैक्ट है आपका, यानी ये 13 का पहला सब पॉइंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया 1830 के दशक में नहरों के रास्ते परिवहन में अनेक समस्याएं दिखाई पड़ी। एक तो जलपोतों की भीड़भाड़ होने लगी, दूसरी बात ये थी अब नहरें भी सूखने लगी, बाढ़ या सूखे की वजह से या फिर पाला पड़ जाने की वजह से नहरें जमने लगी, तो यातायात जो था यानी कि जो जलीय यातायात था वो बाधित हो गया। तो ऐसे में रेल की जो महत्ता है वो और बढ़ती गई। तो बताया गया 1830 से 1850 के बीच ब्रिटेन में रेल पथ कुल मिलाकर 2 चरणों में लगभग 6000 मील लंबा हो गया। 1833 से 37 के छोटे रेल अनुमाद के दौरान 1400 मील लंबी रेल लाइन बनी और 1844 से 47 के बड़े रेल अनुमाद के दौरान 9500 मील लंबी रेल लाइन बनाने को मंजूरी दी गई। 1850 तक आते आते अधिकांश इंग्लैंड रेल मार्ग से जुड़ गया। ये चीज यहां पे बताई गई है। तो देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें अब आप लोग, आपने 13वां पॉइंट लिख लिया, 14वां पॉइंट और नोट डाउन कर लीजिए। इसमें लिख लेना 1830 से 1850 के बीच ब्रिटेन में रेल पथ कुल मिलाकर 2 चरणों में लगभग 6000 मील लंबा हो गया। इसी में पहला सब पॉइंट 1850 तक आते आते अधिकांश इंग्लैंड रेल मार्ग से जुड़ गया। ये चीजें आपने यहां पर नोट डाउन कर ली होंगी। अब देखिए यहां पर एक नोट लगा दीजिए, एक चीज छूट रही है उसके लिए नोट लगा दीजिए। इसमें लिख लेना आप, रेलवे के आविष्कार के साथ औद्योगिकरण की संपूर्ण प्रक्रिया ने दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि औद्योगिकरण का जो दूसरा चरण है कब से स्टार्ट हुआ है, रेलवे के आविष्कार के बाद औद्योगिकरण की प्रक्रिया का दूसरा चरण स्टार्ट हो गया है। तो ये नोट करके आप लिख लेना। अब देखिए इसी के साथ वैसे तो आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब यहां पे कुछ चीजें और बताई गई, जैसे कहा गया आविष्कारक कौन थे, तो वही सब बातें बताई गई। वही जो आविष्कारक थे वो कोई ज्यादा प्रोफेशनल लोग नहीं थे, ऐसे भी लोग नहीं थे जिन्होंने विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान का प्रॉपर अध्ययन किया हो, गणित वगैरह का अध्ययन किया हो, प्रॉपर स्कूल गए हो, ऐसे कोई लोग नहीं थे। यहाँ पर वही सब आविष्कारक थे जिन्हें आवश्यकता महसूस हुई। नहीं कहते नहीं आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। तो जैसे बताया गया कपास उद्योग क्षेत्र के कुछ आविष्कारक जैसे जॉन के तथा जेम्स हरग्रीव्स बुनाई और बढ़ईगिरी से परिचित थे, किंतु रिचर्ड आर्कराइट एक नाई और बालों की बिग बनाने वाला, सैमुअल क्रॉम्पटन तकनीकी दृष्टि से कुशल नहीं था। इसके विपरीत भाप के इंजनों के क्षेत्र में थॉमस सेवरी एक सेना का अधिकारी था। थॉमस न्यूकोमैन एक लोहार तथा तालाशाही था। जेम्स वॉट का यंत्र संबंधी कामकाज की ओर बहुत झुकाव था, यानी एक छोटा सा कारखाना था इनका। सड़क निर्माता जॉन मैटकॉफ, जिसने स्वयं व्यक्तिगत रूप से सड़कों की सतहों का सर्वेक्षण किया, उनके बारे में योजना बनाई, वह अंधा था। नहर निर्माता जेम्स ब्रिंडले तो लगभग निरक्षर था और शब्दों की वर्तनी के बारे में उसका ज्ञान इतना कमजोर था कि वह नौ चालन को भी सही से बोल नहीं पाता था। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि लोग अपने अनुभवों से सीखे हैं, किसी स्कूल में नहीं गए हैं, बल्कि अपने अनुभवों से सीखे हैं। अपने अनुभवों से उन्होंने अपने ज्ञान में लगातार परिमार्जन किया, उसमें सुधार किया है और ऐसे करके आविष्कार करते गए हैं। तो ये कहानी यहां पर बताई गई है। तो इसी के साथ आपका जो पार्ट 1 है इस चैप्टर का, ये अंत हो जाता है। चैप्टर छोटा सा ही है, यहाँ पर चूंकि ज़्यादातर चीज़ें जो है आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इतना ज़्यादा कठिन भी आपको नहीं लगा होगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।